नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा। आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्यों सहित चीता ट्रैकर्स और फील्ड टीम से करेंगी संवाद। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा खतरों में नई तकनीकों की भूमिका पर होगी अहम चर्चा। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट आज विधानसभा में होगा पेश। घोषणाओं पर टिकी सभी की नजरें। अमेरिका और ईरान 60 दिन के अंदर युद्ध खत्म करने के लिए अंतिम समझौते पर रोडमैप पर हुए सहमत। सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए लेबनान के साथ डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी बनी सहमति। और फीफा विश्व कप में बेल्जियम, ईरान और उरुग्वे के वर्ल्ड के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से दी शिकस्त, तो वहीं मिस्र ने सालाह और जिको के दम पर न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्यों, चीता ट्रैकर्स, टूरिस्ट गाइड और कूनो फील्ड टीम के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया और उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का अवलोकन किया। उन्हें प्रोजेक्ट चीता के संबंध में वन मंडलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आज का भी उनका कार्यक्रम जो है काफी व्यस्त रहने वाला है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्यों के साथ वो संवाद करेंगी और साथ साथ जो चीता ट्रैकर्स हैं, टूरिस्ट गाइड और कूनो फील्ड के टीम के सदस्यों के साथ भी उनका संवाद करने का कार्यक्रम आज रहने वाला है। और अगली खबर, नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों, आतंकवाद रोधी सहयोग तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग सहित विभिन्न गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसमें भारत, ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका समेत ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस वर्ष की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण रखी गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीआईएसएफ के नवीन मुख्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। नया मुख्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे सीआईएसएफ को एकीकृत कार्यस्थल मिलेगा और बल के प्रशासनिक कामकाज, समन्वय और दक्षता में कहीं न कहीं सुधार होता हुआ और ज्यादा नजर आएगा। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस पहले बजट से कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। माना यह जा रहा है कि सरकार रोजगार सृजन, नए निवेश आकर्षित करने और नई औद्योगिक नीति लागू करने पर विशेष ध्यान दे सकती है। इस बजट को राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। तो कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है जो आज पेश होगा।
शुभेंदु सरकार का पहला बजट कई मायनों में खास रहेगा। पश्चिम बंगाल नई भाजपा सरकार का बजट है और वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता इस बजट को पेश करेंगे। आज दोपहर 12 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। तो इस बजट से कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, कई बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है। राज्य की आर्थिक दिशा तय करने के वाला ये बजट माना जा रहा है कि आर्थिक दशा और दिशा तय करता हुआ नजर आएगा। ये बजट रोजगार सृजन की दिशा में देखा जाए तो विशेष ध्यान इस पर संभव है, रोजगार सृजन की दिशा में, और नए निवेश आकर्षित करने की भी उम्मीद है क्योंकि कई कंपनियों ने पश्चिम बंगाल में आने का जो है हरी झंडी दी है। वही औद्योगिक नीति में बदलाव की भी संभावना है। तो कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण ये बजट है जो कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक दिशा जो है तय करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। औद्योगिक नीति में बदलाव की भी संभावना है। इस बजट से पश्चिम बंगाल में नई जो भाजपा सरकार है उसका ये पहला बजट है और इसीलिए इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो कोलकाता के आपको बता दें कि पार्क सर्कस इलाके में स्थित सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम अब बदल दिया जाएगा। जी हां, अब इसका नाम बदला जाएगा और अब इसका नाम गोपाल मुखर्जी रोड किए जाने को लेकर एक बड़ा और प्रशासनिक और ऐतिहासिक फैसला भी सामने आया है। कोलकाता नगर निगम द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में ये बहस तेज हो गई है। ये नामकरण स्वतंत्रता काल के चर्चित व्यक्तित्व गोपाल मुखोपाध्याय, जिन्हें के लोकप्रिय रूप से गोपाल पांठा के नाम से जाना जाता है, उनकी स्मृति में किया गया है। कहा यह जा रहा है कि 1946 के कोलकाता दंगों के दौरान उन्होंने स्थानीय समुदाय की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरी ओर इस फैसले को लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम हुसैन शहीद सुहरावर्दी से नहीं बल्कि कोलकाता विश्वविद्यालय से जुड़े ब्रिटिश काल के कुलपति और चिकित्सक डॉक्टर हासान सुहरावर्दी से संबंधित था। तो वहीं ऐतिहासिक संदर्भों में यह भी उल्लेख मिलता है कि स्वतंत्रता सेनानी बीना दास से जुड़ी एक घटना के दौरान उनका नाम भी चर्चा में रहा था। तो इस मुद्दे पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी खूब देखने को मिल रही है। विभिन्न पक्ष से इतिहास की पुनर्व्याख्या कह रहे हैं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा कदम भी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे विवादास्पद निर्णय मान रहे हैं। मामले को लेकर बहस लगातार जारी है, अलग अलग दावे वो सामने आ रहे हैं। तो सुहरावर्दी का नाम अब बदला जा रहा है, गोपाल पांठा नाम से प्रसिद्ध हुए गोपाल मुखोपाध्याय के नाम पर जो है इसे रखा जा रहा है। गोपाल मुखर्जी रोड अब इसका नाम दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगा और इस बार सत्र में कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति विपक्ष ने तैयार की है। वहीं सत्र से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने सरकार द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय पर चर्चा कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनहित के बुनियादी मुद्दों के प्रति उदासीन है और प्रशासनिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसमें कई ऐसे मुद्दे दोहराए गए हैं जिन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और सरकार समय समय पर अपना पक्ष भी रख चुकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कम बारिश को लेकर चिंता जताते हुए बताया कि कई क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें और कृषि विभाग की सलाह तथा मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लें। सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक और अनुपूरक बजट प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। तो मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को फर्जी बताया जिसमें दावा किया गया था कि नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम पर लीक हो गया था। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा यह दावा फर्जी है। वहीं एनटीए ने भी कहा कि पेपर लीक के आरोप वाली खबरें निराधार हैं, झूठी हैं। एनटीए ने छात्रों, अभिभावकों और आम जनता से अपील की है कि वे जानकारी के लिए केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट और एजेंसी के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। तो एनटीए पेपर लीक के आरोप वाली खबरों को निराधार और झूठी बताया है। एनटीए ने कि पेपर लीक वाली जो खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं, झूठी हैं। केवल और केवल जो आधिकारिक वेबसाइट है आप उसी पर जो है भरोसा कर सकते हैं।
और अन्यथा ऐसी खबरों को प्रसारित ना करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 25 जून तक मंगोलिया और कोरिया गणराज्य के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री अपने दौरे की शुरुआत मंगोलिया से करेंगे और इस दौरान वे मंगोलिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री बी बत्सेसेग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 24 और 25 जून को कोरिया गणराज्य का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर 25 जून को जेडू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में भी मुख्य भाषण देंगे। तो विदेश दौरे पर विदेश मंत्री मंगोलिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। विदेश मंत्री विदेश दौरे पर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोल्ड ने अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने वाली बैठकों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रे का नई दिल्ली में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई बैठकें निर्धारित हैं। यूएस और भारत के बीच व्यापार को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण। और आइए आपको बताते हैं कि क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव 1962 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के तहत स्थापित एजेंसी है। तो यूएसटीआर क्या है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1962 ट्रेड एक्सपेंशन के तहत है एजेंसी है और यूएसटीआर कैबिनेट स्तर का राजदूत पद है। डब्ल्यूटीओ में यूएस का प्रतिनिधित्व करता है ये और एजेंसी का काम जो है यूएस व्यापार नीति लागू करना है। एजेंसी का काम यूनाइटेड स्टेट्स जो कि व्यापार नीति है उसे लागू करना है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौते करती है ये और साथ साथ वैश्विक व्यापार विवादों में भी मध्यस्थता का काम करती नजर आती है। स्पेशल 301 रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी करती है। तो 301 रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उल्लंघन देशों की वॉच लिस्ट बनाना भी इसका मुख्य काम है। अमेरिकी आर्थिक हितों की सुरक्षा भी ये सुनिश्चित करती है। तो यूएसटीआर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते हैं कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो टैरिफ घटाकर व्यापार सुगम बनाना इसका मेन काम है। आयात कोटा सीमित या फिर नियंत्रित करना है। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो इसमें यह है कि आयात कोटा सीमित या फिर नियंत्रित किया जा सकता है और कस्टम प्रक्रियाएं जो है वो तेज होंगी और साथ साथ सरल भी हो जाएंगी, आसान भी हो जाएंगी और तेज भी हो जाएंगी जो कस्टम प्रक्रिया हैं। और गुणवत्ता मानक नियमों में कहीं ना कहीं ढील देखने को मिलेगी। गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना भी बेहद जरूरी है। तो व्यापार वार्ता के मुख्य मुद्दों में ये शामिल है। पेटेंट और कॉपीराइट सुरक्षा मजबूत करना इसमें इसका एक महत्वपूर्ण जो है मुद्दा रहेगा। नकली उत्पादों पर सख्त रोक लगाना और साथ साथ डिजिटल जो व्यापार नियम है उसको भी तय करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। डेटा स्थानीयकरण पर भी सहमति बनाना जरूरी है। तो व्यापार वार्ता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर एक नजर डाल रहे हैं। डेटा स्थानीयकरण पर सहमति बनाना भी एक महत्वपूर्ण तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ ई कॉमर्स टैक्स नीति स्पष्ट करना भी जरूरी है। खाद्य सुरक्षा मानक किस प्रकार से लागू किए जाएं उसके लिए भी रोड मैप बनता हुआ नजर आएगा। कृषि सब्सिडी पर वार्ता होगी और साथ साथ विदेशी निवेश नियम जो हैं आसान होते हुए नजर आएंगे। तो कृषि सब्सिडी पर भी बातचीत करना जो है एक इसमें जरूरी मुद्दों के तौर पर गिना जा रहा है। साथ साथ विदेशी नियम किस प्रकार से आसान बनाए जा सकते हैं इस पर बात होगी। विवाद समाधान तंत्र भी स्थापित करने पर बात होगी। साथ साथ श्रम और पर्यावरण मानक सुनिश्चित करना भी व्यापार वार्ता के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। तो टैरिफ घटाकर व्यापार को सुगम बनाने की कोशिश होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक उस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव,
किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब बात करते हैं दिल्ली में आज से शुरू हुए मेगा वृक्षारोपण अभियान की। एक पेड़ मां के नाम से चल रहे अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा जन भागीदारी आधारित पर्यावरण अभियान बताया जा रहा है। यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जहां पर लोग आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं और इस पहल से जुड़ सकते हैं। इस अभियान का लक्ष्य राजधानी में लगभग 70 लाख पौधे लगाना है। इसके तहत निज क्षेत्रों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय समुदायों में बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। अभियान में भाग लेने वाले हर नागरिक को पर्यावरण रक्षक का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे लोगों को पर्यावरण संरक्षण से सीधे तौर पर जुड़ने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहन मिलता हुआ भी नजर आएगा। तो मेगा वृक्षारोपण अभियान दिल्ली में प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर चलाए जा रहे संपर्क अभियान के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं। नितिन नवीन ने लुधियाना में जाने माने कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की और इस दौरान नितिन नवीन ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ साथ उन्हें उपहार स्वरूप एक पुस्तक भी भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार सिंह जोहल से मिलना सौभाग्य का पल है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरदार सिंह जोहल एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने किसानों और खेती की भावनाओं को समझा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम सामने आया है। स्विट्जरलैंड में जारी वार्ता में दोनों देशों ने 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति बनाई है। बयान के अनुसार उच्च स्तरीय समिति ने तकनीकी बातचीत जल्द शुरू करने का रास्ता तय किया है। साथ साथ दोनों देशों ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी सहमति जताई है। ये सेल ईरान, अमेरिका और लेबनान के बीच काम करेगा ताकि सैन्य गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित हो सके। इस कदम को शांति की दिशा में अहम प्रगति माना जा रहा है। और युद्ध समाप्ति की तैयारियां हो चुकी हैं। लुसान में ईरान और यूएस बातचीत का पहला दौर जो है वो पूरा हो गया है। आपको बता दें कि लेक का लुसान समिट सकारात्मक और बेहद रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने पर सहमत हुए हैं। कई मुद्दों पर जो है महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल रही है। 60 दिनों में अंतिम समझौते का रोड मैप तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। उच्च स्तरीय समिति और कार्य समूह बनते हुए नजर आएंगे। क्षेत्रीय तनाव कम करने पर जोर रहेगा। मध्यस्थ देशों ने प्रक्रिया को समर्थन दिया है और लेबनान में जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोकने पर भी सहमति बनी है। लेबनान के साथ डी कॉन्फ्लिक्शन सेल भी बनेगा। तो युद्ध समाप्ति की ये पूरी तैयारी है। क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कहीं ना कहीं जरूरत पर जोर दिया जा रहा था। मध्यस्थ जो देश है उन्होंने इस प्रक्रिया का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो लेबनान में जो सैन्य कार्रवाई है उस पर भी रोक लगती हुई कहीं ना कहीं नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे। कैरिबियन में नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल एक जहाज पर यूएस साउथकॉम कमांडर
कमांडर जनरल के निर्देश पर हमला किया गया और इस कार्रवाई में 2 लोग मारे गए। अमेरिकी सेना का आरोप है कि जिस जहाज पर हमला किया गया उसे चिन्हित आतंकवादी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा था। कार्रवाई के बाद यूएस साउथकॉम ने तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को जहाज पर हमले के बाद जीवित बचे लोगों के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। तो जहाज पर यह यूएस आर्मी का हमला और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त गर्मी की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिसके चलते फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। स्पेन की मौसमी एजेंसी AEMET के अनुसार हीट वेव हफ्ते के बीच तक जारी रहेगी, जिसको देखते हुए कई क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं इस भीषण गर्मी से जहां लोग बेहाल हैं, तो वहीं इसका असर परिवहन व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। फ्रांस रेलवे ने कई मुख्य रूटों पर सोमवार तक 71 इंटरसिटी ट्रेनें रद्द कर दी है। तो वहीं तापमान के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के कारण फ्रांस में इमरजेंसी बैठकें तक बुलाई गई है। इटली ने मिलान और फ्लोरेंस समेत कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जर्मनी में देशव्यापी चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं मौसम का असर वन्य जीवों पर भी पड़ा है। और कोलंबिया के दक्षिणपंथी उम्मीदवार डेला एस्प्रिएला ने कड़े मुकाबले में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने ये जीत मामूली अंतर से हासिल की। अपराध पर सख्ती और मजबूत अर्थव्यवस्था के उनके वादे पर कोलंबिया की जनता ने भरोसा जताया। 100% वोटों की गिनती के बाद डेला एस्प्रिएला को 49.66% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सेनेटर इवान सेपेडा 48.70% वोटों के साथ लगभग 2,50,000 वोटों से पीछे रहे। डेला एस्प्रिएला ने देश की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के लिए अपने विरोधी पैट्रो को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने विद्रोहियों और आपराधिक समूहों के साथ बातचीत खत्म करने का वादा किया है। साथ साथ तेल और गैस सेक्टर को बढ़ावा देने, टैक्स कम करने और सरकारी ढांचे को 40% तक छोटा करने की बात कही थी, जिस पर जनता ने भरोसा जताया और उन्हें अगला राष्ट्रपति चुना है। वहीं अब जीत के बाद एस्प्रिएला को मिल रही शुभकामनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जीत की बधाई दी है और इसके साथ ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी एस्प्रिएला से बात कर और बधाई दी। वहीं इस जीत से एस्प्रिएला के समर्थकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। आगे बढ़ेंगे और अब खबरें देखेंगे फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। तो फीफा विश्व कप में आज खेले गए ग्रुप जी के मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया। मुकाबले में पहले में गोल 15वें मिनट में ही न्यूजीलैंड की ओर से हुआ और इसके बाद मिस्र ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। हालांकि इस बीच न्यूजीलैंड की ओर से भी गोल के कई मौके बने, लेकिन टीम को एक में भी सफलता नहीं मिल सकी। और फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन किसी भी टीम के खिलाड़ी गोल करने में सफल नहीं हो सके। बेल्जियम ने गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा, जबकि ईरान ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाते हुए विपक्षी हमलों को नाकाम किया। इस ड्रॉ के साथ दोनों टीमों ने एक अंक हासिल किया। इस ड्रॉ के बाद ग्रुप जी में नॉकआउट दौर की दौड़ और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई। और फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 की रोमांचक बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच में उरुग्वे ने शुरुआती बढ़त हासिल की, लेकिन केप वर्डे ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में दोनों पक्षों ने एक गोल और दागा, जिसने मुकाबले को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। इस परिणाम के साथ दोनों टीमों ने महत्वपूर्ण एक अंक हासिल किया।
फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। शुरुआती मिनटों से ही स्पेन ने आक्रामक खेल दिखाया और सऊदी अरब की रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा। स्पेनिश खिलाड़ियों ने बेहतरीन पासिंग और फिनिशिंग का प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे, जबकि सऊदी अरब की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई। इस बड़ी जीत के साथ स्पेन 4 अंक के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।